ये हमारे सारे करीब 25 सहयोगी हैं यहाँ पर। इनके जरिए, इनके नज़रों के जरिए हम आपको बताएंगे कि कहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या देखा और जो रिपोर्ट किया है। तो एनडीटीवी राजस्थान पे 24-24 का संग्राम। और यहाँ से आपको नीचे लिए चलते हैं, ये सारी जगह है जहाँ से ये सब कुछ ऑपरेशन सुबह से चल रहा है। बस पहले नीरज से बात करते हैं। नीरज जी, आप बताइए, अभी तक जो मतदान हुआ, क्या आपको लगता है ये प्रतिशत और बढ़ेगा? बाबा बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रतिशत बढ़ेगा। गर्मी के दिन है, अभी शाम तक जो है मतदान चलता है। जो है वो हो चुका है। पिछली बार 64% मतदान हुआ था। मतदान प्रतिशत तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही कई जगह राजस्थान की इस गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। नागौर में हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के समर्थक जो है वो भिड़ गए आपस में, क्योंकि ये बहुत हॉट सीट बनी हुई थी और हॉट जो है वो दिखाई भी दे रही है। चूरू में भी इसी तरीके का हुआ, तो चूरू दूसरी हॉट सीट थी, वहां पर भी जो समर्थक है भिड़ गए। सादुलपुर गांव में रामपुर रेणु है, वहां फर्जी मतदान की शिकायत पे 2 लोगों ने जो पोलिंग एजेंट था उसका सिर फोड़ दिया। तो ऐसी स्थितियां जो है वो कई जगह छिटपुट घटनाएं देखने को मिली है। बिल्कुल। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी हैं, जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं। सब यही जानना चाहता है, ये जो 12 सीट पे चुनाव हो रहा है वो क्या, किन किन सीटों पे सबसे ज्यादा टक्कर है? देखिए, सुबह से हम लोग एक चीज़ देख रहे थे, क्या इस बार के जो मुद्दे हैं राजस्थान में वो हावी हो पाएंगे, नहीं है, लेकिन वो कुछ असर हमें दिखाई दे रहा है कि जो वोटों का जो डिवीजन था वो हो गया, एक असर हो गया। वो असर कहाँ से आया? ठाकुरों की नाराज़गी, किसानों की नाराज़गी, वो साफ तौर पे हम लोगों को दिखाई दे रही है। जो प्रतिशत अभी जो सामने आ रहा है 41-42% का, मुझे लगता नहीं, ये जो 12 जो सीटें हैं इसमें ग्रामीणों की संख्या ज़्यादा है, ग्रामीणों की संख्या ज़्यादा है, दलितों की संख्या भी ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा सामान्य वर्ग की सबसे ज़्यादा संख्या है। सामान्य वर्ग से अगर निकल के आप बिंदुवार तरीके से देखें तो वोटर बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे वो बिल्कुल आपका सब सामने ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को जो देखने को मिल रही है उसमें एक जिस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सचिन पायलट का जो एक दमखम था, क्योंकि 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने दम पे उन्होंने टिकट बंटवाए, यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व से बात करके उनको जिताया था। तो उनकी जिस तरीके से उन्होंने एक प्रचार प्रसार करा था, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो उनके जो बराबर साथ के थे वो कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं दौसा गया था, दौसा में जो मुझे लगता है कि वो सीट उनके प्रतिष्ठा की सीट बन गई है सचिन पायलट के लिए। मैंने भरतपुर में उनकी सभा भी कवर। देखो मनोरंजन जी, क्या दौसा सीट है उनके फादर की एक कर्म भूमि रही है, और उसको भेदना, उसको अपने पास रखना, यथावत रखना उनके लिए मजबूरी भी बनती है। और वहाँ से अपने मुरारी लाल मीणा को उतारना, और जबकि उनका टिकट के लिए यहाँ शीर्ष नेतृत्व राजी नहीं हो रहा था कि किसी और को देंगे, लेकिन उन्होंने अपने दम पे कहा कि देखो पिछले जो कन्फ्लिक्ट मेरे साथ में हुआ था ये दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा, अगर मेरे व्यक्ति को नहीं दूंगे। जिताने की भी उन्होंने गारंटी दी। अगर सीट नहीं निकालते तो उनके कैरियर पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि उनके मुकाबले कोई शायद होता भी, और बीजेपी को वहाँ पे एक कहते हैं ना, वो पानी उनको पिला दिया है सामने वाले को। और ऐसी जो 2-3 सीटें जयपुर ग्रामीण हो गया, वहाँ से भी यही स्थिति है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हम एक लहर की जो बात करते थे कि मोदी लहर है, वो असर कम से कम 25 नहीं हो रहा है। नहीं, 25 का देखो ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वोटों का डिवीजन हो गया, इससे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। खुद आप अनुमान लगा सकते हो, वहां तक आंकड़ा ये नहीं पहुंचेगा जो बीजेपी मान के चल रही थी। आप यहाँ पे क्या देख रही हैं, बताइए। सर, मैं आंकड़े देख रही हूँ, अभी जो आंकड़े आए हैं वोटिंग परसेंटेज, तो पिछली बार टोटल वोटिंग शाम तक का हमारे पास जो डेटा आया है वो 64% है, और अभी हमारे पास 41% का अभी डेटा आया है। तो शाम 6 बजे सबसे अधिक कहाँ वोटिंग हुई है? सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में हुई है जी, और सबसे कम करौली धौलपुर सीट पे है। तो हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो भी जुड़ गए। अविनाश कल्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ हर्षा जुड़ गई है, सुशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हर्षा, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। ये अब क्या आपको लगता है वोटिंग परसेंट बढ़ेगा? अभी तक उतना अब हो जाएगा जितना पिछली बार हुआ था, 60 से 64% तक। मनोरंजन, देखिए सुबह सुबह काफ़ी लोग एंथुसियास्टिकली आ रहे थे वोट करने के लिए, और अब जहाँ पर लोगों ने आना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए कि मेरे सामने ही ये लेडीज़ हैं जो अभी जा रही है। इसका मतलब जो महिलाएं हैं वो शाम के टाइम, इस टाइम
4 और 5 बजे तक वो आके वोट करेंगी। और यहाँ पर सेल्फी बूथ जो है वो एक तरह से बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो अभी हम देखेंगे कि अरे आपको चॉकलेट भी मिला है। यस, क्योंकि वो ऐसा था ना 1 नंबर से 50 नंबर तक जो वोटिंग करेंगे उनको चॉकलेट गिफ्ट थी। अच्छा, तो आप लोग, हम देख रहे हैं कि अब लेडीज वगैरह आने लग गई हैं। इस टाइम आपको लगता है और लोग आएंगे वोट? हाँ, शाम तक तो अभी आएंगे, 6 बजे तक टाइमिंग है तो लोग आएंगे ही अभी तो। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, अभी हम जैसे हम यहाँ पर आए थे, अब देखिए लोगों का आना शुरू हो गया। यहाँ पे खूब सारी महिलाएं आई है, वो वोट डालने आ रही है। इनसे पूछिए, आप लोग सब अभी वोट डालने आए हैं? शाम को आती क्या महिलाएं ज्यादातर काम वाम खत्म करके घर का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी समय मिल जाता है आ जाते हैं वो। आप काफी लोग एक साथ आए हो? हाँ। आप एक फैमिली से नहीं, इसलिए एक साथ आए। हाँ, तो बस शाम को आ रहे सब लोग ज्यादा। अब दिन में गर्मी थी इसलिए नहीं आ रहे थे। धूप थी, धूप बहुत तेज थी। हाँ, वो कह रही है कि लू बहुत तेज चल रही थी, इसलिए किसी को वोट डालने का मन नहीं था। मनोरंजन, मेरे को भी मुश्किल हो रही थी उस टाइम काम करने। जी हाँ, सबको मुश्किल होती है राजस्थान में। हर साहब हमारे साथ बने रहिए। श्री गंगानगर चलते हैं, जहाँ पर की सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है। वहाँ हमारे सहयोगी मौजूद है। जी, आप बताएं कि श्री गंगानगर में सबसे अधिक मतदान होने का क्या कारण हो सकता है? के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूरे प्रदेश में पिछली बार भी श्री गंगानगर के अंदर ही सबसे अधिक मतदान हुआ था और आज भी गंगानगर पूरे प्रदेश में अव्वल है। इसका कारण ये है कि एक तो यहाँ के लोगों के अंदर चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। दूसरा कारण यह है कि जो मौसम है वो आज लोगों का साथ दे रहा है। सुबह से हवा चल रही है और जो लू या गर्मी है उसका असर कहीं ना कहीं कम है और यही वजह मानी जा रही है कि लोग हैं वो अपने घरों से निकल भी रहे हैं और वोट करने आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। सर, आप बताइए, वोट पोल कर दिया आपने? आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी हाँ, मैं भी वोट पोल करके आया हूँ। और क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेके वोट किया और मतदान के मामले में गंगानगर पूरे राजस्थान में अव्वल है, क्या कारण मानते हैं? निश्चित रूप से गंगानगर जिले के अंदर लोगों में जागरूकता है, उत्साह भी है चुनाव को लेकर के। और राजनीतिक पार्टियों ने भी और प्रशासन ने भी पूरी प्रयास किया है कि मतदान अधिक से अधिक हो। उसका रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। 50% से ऊपर पोलिंग हो चुकी है 3 बजे तक और ये 75% के लगभग पोलिंग जाएगी। पिछली बार का आंकड़ा छू लेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है पिछली बार 74% लगभग हुई थी, उतने ही इस बार भी हो जाएगी। और किन मुद्दों को लेके वोट दिया आपने, क्या कहते हैं? मुद्दा तो एक ही है जी, देश का विकास। कैसे देश जो विकास के जिस पथ पे आगे बढ़ रहा है उसमें ब्रेक नहीं चाहते हम लोग। और गंगानगर जिला भी उसमें अपनी भागीदारी निभाना चाहता है कि हमारे यहाँ भी विकास के जो है धारा पहुंचे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ भी डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाया है, बॉर्डर का जिला है तो यहाँ भी वो डेवलपमेंट हो, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो है वोट दिया है। और मेरा भी मकसद यही रहा है वोट देने का कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इस समय, देश के विकास के लिए काम कर रही है, तो उसको मजबूती मिले और हमारे यहाँ के कभी प्रतिनिधित्व उसके अंदर हो ताकि इस इलाके का विकास भी और ज्यादा हो सके। जी बिल्कुल। अभी जैसे जैसे जो समय बीत रहा है, शाम का वक्त हो रहा है, वैसे वैसे जो लोग हैं वो भी घरों से निकल रहे हैं और महिलाओं की संख्या है वो भी यहाँ पे वोट डालने के लिए। हम एक और महिला से बात करेंगे, एक मिनट, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। मैम, वोट डालने आई हैं अभी आप? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। वोट डालने आई हैं अभी आप? हाँ जी, हाँ जी। सुबह क्यों नहीं आए, अभी इस टाइम क्यों आए, क्या कारण रहा इसके पीछे? मेरे हस्बैंड गए हुए थे काम पर, तो अभी लंच टाइम में आए तो फिर अब टाइम वोट डालने आए हो? हाँ जी, ठीक है। आज मौसम में काफी ज्यादा गर्मी नहीं है तो इसका भी असर कुल मिला के ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? अपने व्यक्तित्व को विकास के लिए। विकास के लिए? हाँ जी, हाँ जी, देश के समुचित विकास के लिए और प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के लिए और अधिकारों के लिए वोट करेंगे। जी जी बिल्कुल। और आज का जो दान है वो हमारा सबसे बड़ा महादान है। देखिए, ये एक महिला थी, इनका कहना था कि इनके जो पति हैं वो अभी काम से वापस आए, घर पर आए हैं और उसके तुरंत बाद यहाँ वोट करने के लिए आई हैं और जो उत्साह है इनके चेहरे पर वो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो आज का दान है वो सबसे बड़ा दान है और इसलिए मतदान करने आई है जैसे इनके पति घर में आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों के अंदर जो उत्साह है वो भरपूर मात्रा में दिख रहा है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो पिछली बार प्रदेश में श्री गंगानगर अव्वल रहा था और अब की बार भी गंगानगर ही अव्वल रहने वाला है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सीधे चल सकते हैं, अविनाश कल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश जी, आपने सुना श्री गंगानगर में मौसम बदल गया है इसलिए मतदान का प्रतिशत बदल गया है। क्या राजस्थान में राजनीतिक रूप से भी क्या आपको लगता है
मौसम थोड़ा बदलते जा रहा है। मनोरंजन जी, इस बार संकेत तो कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि मौसम वो नहीं रहेगा जो पिछली बार परिणाम में था। 25-0 की संभावना कम लगती है, और जिस तरह से आज मतदान हुआ है चूरू में, जो इनिशियल या लोकल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उससे लगता है कि शायद यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का खाता खुल जाए, तो उस सीट पे काफी रुझान रहेगा। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इस पे आगे बता सकते हैं कि ये जो पूरा शेखावटी बेल्ट है जिसमें आप भी जाके आए हैं, वहां रुझान काफी अच्छा रहा, नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग रहे। दौसा भी एक ऐसी सीट होगी जिसपे अभी मैंने एक एक्सपर्ट को सुना कि वो कह रहे हैं कि जिसपे सचिन पायलट ने काफी दाव लगाया। वो सीट पिछली बार भी 1 लाख के अंदर के मार्जिन से जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, और तब मेरे ख्याल मुरारी लाल मीणा की वाइफ कंटेस्ट कर रही थी। इस बार मुरारी लाल जी की खुद की दावेदारी बहुत स्ट्रांग है। तो दौसा, झुंझुनू और चूरू, ये वो 3 सीटें हैं जिस पर मेरी दिलचस्पी ज्यादा बनी हुई है कि यहां परिणाम क्या होंगे। अविनाश जी, चूरू में कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि राहुल कस्बा को भीतरघात झेलनी पड़े? क्योंकि मैं चूरू होके आया था। देखिए, भीतरघात जैसा कुछ, मतलब मैं भी चूरू गया, ऐसा लगा नहीं। उनके पक्ष में उन्होंने काफी एक अच्छी सिंपैथी वोट अपने लिए क्रिएट कर ली थी। वो उस रेयर लॉट में थे जिन्होंने कहा कि मैंने काम भी डिलीवर किया, मैं पार्टी के खिलाफ भी नहीं गया, फिर मेरा टिकट क्यों काटा। और फिर उन्होंने एक और बताया कि अगर टिकट किसी पार्टी के आम कार्यकर्ता को मिलता तो मैं शायद सामने नहीं आता, पर आप पैराशूट कैंडिडेट ला रहे हैं। और उन्होंने इसका पूरा का पूरा टीकरा राजेंद्र सिंह राठौड़ के ऊपर मंड दिया कि इनकी वजह से नहीं मिली। तो मुझे नहीं लगता कि वहां उनको भीतरघात होने की ज्यादा गुंजाइश है। इनफैक्ट कांग्रेस का काडर काफी बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास 3 दशक में वहां पे कोई नेता नहीं था। तो पहली बार चूरू की सीट पे मेरे ख्याल 5 चुनावों बाद कांग्रेस मैदान में दिख रही है। तो मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम ही नजर आ रही है, और उन्होंने एक लोकल सिंपैथी अपने लिए जनरेट कर ली थी। अविनाश जी, चूरू का चुनाव कवर करना बहुत मजेदार इसलिए भी था और बहुत कुछ सीखने वाला भी था, क्योंकि जो बीजेपी का कैंडिडेट, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो बीजेपी पे हमला नहीं कर रहा है, वो प्रधानमंत्री पे हमला नहीं कर रहा है, वो अपने अपोनेंट पे भी हमला नहीं कर रहा है, वो किसी तीसरे व्यक्ति पे हमला कर रहा है, राठौर पे। और राठौर से मिलने के लिए मुझे 70 किलोमीटर जाना और वापस लौटना पड़ा तारापुर से, तारानगर से। तो वहां पे एक एक जनता बोल रही थी कि देवेंद्र झाझरिया तो चेहरा है, असली लड़ाई जो है राठौर लड़ रहे हैं, और ये राठौर बनाम कस्बा है। जी बिल्कुल सही, ये ऐसा ही माहौल था। हर कोई यही कह रहा था कि ये राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कस्बा की फाइट है। तो भीतरघात और ऐसी संभावनाएं नहीं दिखती। और एक और बात है मनोरंजन जी, जिन सीटों पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत ही लोकलाइज चुनाव हो गया है। इन लोकलाइज फैक्शंस और लोकल फाइट की वजह से यहाँ चुनाव उठता दिख रहा है, वरना बाकी सीटों पर आप देखिए कोई बहुत बड़ा रुझान या उलटफेर या रोमांच नहीं लग रहा। तो मुझे लगता है ये सीट बहुत देखने लायक सीट होगी और इस पे मुकाबला काफी कड़ा रहेगा। तो पर मेरा ये मानना है कि राहुल कस्बा ने जिस तरह का कैंपेन था या जिन लोगों तक मैं पहुंच पाया, अपने लिए एक अच्छी खासी सिंपैथी बना दी थी। और फिर वही एक डिवाइड, जो कास्ट डिवाइड था, जाट वर्सेस राजपूत, जो परिपाटी पहले लिखी गई थी इस बेल्ट में, वही अभी तक चल रही है। तो उम्मीद कर रही है कांग्रेस पार्टी या उनके घटक दल की जाटों का जो वोट है, जो पिछले चुनाव में करीब 80% वोट बीजेपी की तरफ गया था, उसका एक बड़ा चंक इस बार कांग्रेस या उनके सहयोगियों की तरफ आए। यशवर्धन सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, एक कमेंट उनसे ले लेते हैं। यशवर्धन सिंह, आपने एक कैंडिडेट बोरो किया बीजेपी से चूरू में लड़ने के लिए, क्या आपको लगता है वहां के जो कांग्रेस नेता हैं, नाम अभी टीवी पे लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं, वो भी खिलाड़ी हैं, क्या उनका साथ जो है कस्बा को मिल रहा है? जी, पूरी तरह कांग्रेस एकजुट होकर चूरू का नहीं पूरे राजस्थान का चुनाव लड़ रही है। और जहां तक बोरो करने की बात है, तो दोनों ही दल कभी न कभी जो कोई ऐसा सिचुएशन बनती है, जैसे महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी ने बोरो किया है, तो ये चलता है। बाकी चूरू में राहुल कस्बा ने क्रॉप इंश्योरेंस पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है,
और उनका वो अनुभव हमारे काम आ रहा है। आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो क्रॉप इंश्योरेंस के मामले में सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं किसानों को मिला है तो वो चूरू में मिला है। तो हम हमारे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसा कि अभी कल्ला साहब ने बताया, ये जो कस्बा वर्सेस राठौड़ की जो अदावत है ये काफी वक्त से चल रही है। 2014 में अगर राम सिंह जी कस्बा चुनाव लड़ते तो वो सीनियर मोस्ट एमपी होते और हो सकता है उनका नाम मंत्रिमंडल में भी आता, तो उस वक्त भी उनको हटाकर उनके बेटे को टिकट दी गई ताकि वो सीनियर नहीं रह जाए। इस बार उनके बेटे को हटा दिया गया, तो ये भी एक रिजेंटमेंट है वहां के लोकल जो बीजेपी का कैडर है उसमें भी, क्योंकि वो बीजेपी में काफी पॉपुलर थे। तो बीजेपी का भी एक बड़ा धड़ा कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट डलवा रहा है और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। नहीं, ये बात तो है। मैंने मीटिंग में देखा राहुल कस्बा जो है बीजेपी के खिलाफ भी ज्यादा नहीं बोल रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं बोल रहे थे और झांझरिया के खिलाफ भी नहीं बोल रहे थे। शैलेंद्र जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, आप इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे यशवर्धन जी ने जो कहा उस पर? आवाज आ रही है आपको शैलेंद्र जी? हाँ जी आवाज आ रही है, बताएं। नहीं आ रही है। रमेश जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं तब तक। रमेश जी, चूरू के चुनाव की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्यों? नहीं, 2-3 ऐसी और सीटें हैं, चूरू हो गया, उसके बाद में नागौर हो गई, ये 3-4 सीटें ऐसी हैं जिस पर चर्चा होनी भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है जैसे आपने बताया कि इस बार ये जो सीट है वो महत्वपूर्ण क्यों है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार की जो वोट जो है वो बट रहा है इधर उधर, क्योंकि इसमें कुछ कैंडिडेट का मनपसंद कैंडिडेट को ना उतारना या कैंडिडेट को चेंज करना, जिस तरीके से अब ये जयपुर ग्रामीण सीट है, यहाँ पे भी ऐसा है कि जो कैंडिडेट को लाना चाहिए था वो नहीं लाए गए। वहाँ पे भी क्या सचिन पायलट जिन पे अब अड़ गए, वो भी उनको जो उनके साथ में राजनीति कर रहे थे, और शायद उनका नाम अनिल चोपड़ा है जो जाट समुदाय से आते हैं, तो उनको भी टिकट दिया गया। जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस के अंदर एक गुटबाजी रही है वो इस चुनाव में सामने नहीं निकल के आई है। उसमें क्या है, जिस तरीके से आप देखो गहलोत साहब और सचिन जी दोनों साथ में नहीं आ रहे हैं। सचिन का गुट अलग काम कर रहा है, गहलोत साहब का गुट अलग काम कर रहा है। इसलिए जो जिन सीटों की आप बात करो, इन सीटों पे स्थिति क्या होगी, एंड जब 4 तारीख का जब पिटारा खुलेगा तब उस पे सबकी निगाहें। ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये है, जिन मेन चेहरों को यहाँ पे आके टेबल पे मंच पे आके चुनाव प्रचार करना चाहिए था वो लोग नहीं आ पा रहे। इस तरीके से मुझे लग रहा है कई ऐसी सीटें हैं जो दोनों पार्टियों के लिए फंसती हुई नजर आ रही है। चलिए, ये बात भी है कही। और गहलोत साहब का भी नाम आया, तो गहलोत साहब भी जो है वो अपने बेटे के चुनाव में फंसे हुए हैं। कल्ला साहब, वहाँ की क्या रिपोर्ट है? हालांकि वो अगले फेज में है वहाँ पे वोटिंग। रंजीत जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार आप प्रश्न वापस बोलेंगे? कल्ला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था, जालोर की क्या रिपोर्ट है आपके पास? जालोर की हेलो जी कल्ला साहब, जालौर की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, समझ नहीं जा रहा है सर, बिल्कुल ब्रेक कर रहा है। आप बताएं। देखिए बाबा जी, सब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अशोक गहलोत तो अभी जालौर में ही है, जालौर में और वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए ये जो सीट है वो उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि अगर बेटा दूसरी बार हारेगा तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। और उनका भी खत्म हो जाएगा, दोनों का भी, बाप बेटा दोनों का। देखिए अशोक गहलोत के बारे में तो कहना अभी तो नहीं, मजाक कर रहा हूं। हाँ, वो अशोक गहलोत तो अभी देखिए राज्यसभा भी चाह रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी केसी वेणुगोपाल लोकसभा लड़ रहे हैं, तो वो जीतेंगे तो खाली हो जाएगी। तो अशोक गहलोत दिल्ली आना चाहते हैं, जो उनके करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं। देखिए वैभव का ये है कि वैभव पिछली बार जोधपुर लड़े, हारे, इस बार जालौर आ गए। और अशोक गहलोत मुझे लगता है कि उनका चौथा दौरा है, वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर जिताना वहाँ चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा कि बीएसपी को कैंडिडेट को भी बैठाया गया वहाँ पे, वो अचानक गए और बैठ गए। और तो कुल मिलाकर जालौर का जो मुकाबला है बहुत रोमांचक है। उनकी वाइफ ने, वैभव गहलोत की वाइफ की एक बात बता दूं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि मैंने तो अपना घर यहाँ बना लिया और किचन यहाँ चालू कर दिया है, ताकि कल को आप ये मत कहें कि मैं तो जोधपुर की रहने वाली हूँ और आप आए तो आपके घर पे कोई नहीं मिल रहा है। तो अशोक गहलोत
बेटे के लिए सब कुछ कर रहे हैं और जो उनको करना चाहिए। चलिए, और आप अपने दर्शकों को बता दूं, जालौर जो है नेक्स्ट फेज में है, चूंकि बात शुरू हुई अशोक गहलोत पे, तो इसलिए मैं उस पे आ गया। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। सुशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बताएं, जयपुर सीट का हाल बताएं, जहां पे आज पोलिंग हुई है, दोनों सीट का आकलन क्या कहता है आपका? देखिए बाबा, अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो जिस तरीके से 41%, 42% के आसपास हुआ है 3 बजे तक, तो पिछला जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। लेकिन जो आंकड़े हैं, मैं जयपुर की भी बात करूंगा, लेकिन आप ये देखिए जो हॉट सीट है उनके मुकाबले वो सीट जहां पर मुकाबला उतना कड़ा नहीं है, वहां पर वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक ज्यादा था। अगर जयपुर की बात करें तो करीब 50% और इसी तरीके से गंगानगर सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि वहां पर भी ऐसी कोई कड़ी टक्कर नहीं है। कुलदीप इंदौरा वर्सेस प्रियंका बेलान जो है, ऐसा कड़ा मुकाबला नहीं। हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की है वहां पर चुनाव को बनाने की, लेकिन चूंकि जयपुर भी भाजपा का गढ़ है, पिछले 2 चुनाव लगातार भाजपा यहां पर जीतती रही है। इससे पहले महेश जोशी 2009 में चुनाव वो जीते थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से संगठन के भीतर कई सारे द्वंद्व रहे हैं, आपसी जो विधायकों के या विधायकों प्रत्याशियों का प्रताप सिंह के साथ नहीं आना है, और प्रताप सिंह का जिस तरह से कैंपेन चल रहा है, वो एक तरीके से खुद को बार बार कह रहे हैं कि मैं कमजोर हो चुका हूं विधानसभा के बाद, आपको मुझे मजबूत करना है। बाबा श्याम जो है उनका वो नाम ले रहे हैं, तो चुनाव प्रचार उस तरीके से दिखा नहीं, बनिस्पत इसके कि मंजू शर्मा कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं थी, लेकिन संघ, भाजपा की टीम और जो पूरा एक जयपुर में बात करें, जयपुर सीट के लिहाज से वोट बैंक है, जातिगत समीकरणों के लिहाज से तो बेहद अनुकूल है। लेकिन गंगानगर की सीट कॉमरेड शोपत सिंह हैतराम जैसे जो नेता रहे हैं, वहां की धरती है, और अवेयरनेस का एक पूरा जो है वहां पे सिस्टम रहता है। लिटरेसी रेट अच्छा है हनुमानगढ़ गंगानगर, लिहाजा इस लिहाज से वहां पर भले ही सीट मुकाबला कड़ा नहीं हो, लेकिन वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा है। बिल्कुल, वोटिंग प्रतिशत अच्छा है, और भी ये तमाम अब नए आंकड़े अब निकल के आएंगे, जैसे नया अपडेट सामने आएगा। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेगा, लगातार ये चुनावी कवरेज हमारी जारी है। डीडीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले दौर की जो वोटिंग चल रही है अभी भी वो लगातार जो है लोग आ रहे हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा कहा जा रहा है कि राजस्थान का बदला है। तो क्या ये एक इशारा है, क्या राजस्थान का राजनीतिक मौसम भी बदलने वाला है? अविनाश कल्ला जी से हमारा संपर्क हो गया। अविनाश जी, हमें ये बताइए कि इस बार की जो फर्स्ट फेज की 12 सीटों में आप कितनी सीटों पर वैसा मुकाबला देखते हैं जो गेम चेंजर हो सकता है? अविनाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बताओ। सर, मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आप देखिए, पुराने जितने बड़े चेहरे थे सब गायब हैं। वसुंधरा राजे कहाँ हैं? वो सिर्फ अपने बेटे की सीट पर फोकस कर रहे हैं। अशोक गहलोत साहब का जिक्र हो रहा था, वो अपने बेटे को फोकस करें, जालौर सिरोही पे आकर के टिक गए हैं। तो पूरा राजस्थान कौन संभाल रहा है? अब आप देखिए, सचिन पायलट को एक नई जिम्मेदारी मिली, तो वो पूरा फ्री हैंड होकर के पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अकेले आप देखेंगे, दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा फुल कैंपेन वही कर रहे हैं, पूरा सीट पर जाकर के पूरा, यानी कि जो नई पीढ़ी जो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया था उस पर पूरा फोकस है। वसुंधरा राजे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो अब जो नई पीढ़ी है उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये उनका भी टेस्ट है। ये बहुत अच्छी बात बोली है, इसमें कि वसुंधरा राजे नहीं दिखाई थी। मैं 12 दिन घूम के आया, कहीं उनका पोस्टर तक नहीं था, इतना बड़ा पोस्टर भी नहीं था। जो बड़े बड़े पोस्टर में गोल गोल से चेहरे देखते हैं ना, वैसा भी नहीं। इस पे मुझे लग रहा है इस मुद्दे पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या एक्सपेरिमेंट दोनों पार्टियां कर रही हैं? बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। बीजेपी ने ये अपनी स्टार कैंपेन की एक लिस्ट जारी करी है, उसमें आपने कहा कि 1-2 चेहरे दिख रहे हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी या 1-2 और बाकी के लोग सारे नदारद हैं। और ऐसे ही कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट जारी करी है उसमें क्या हुआ, 2 जो शीर्ष नेता हैं, सचिन जी वो अपना अलग ढपली अलग अपना रहा, और इसके अलावा दूसरे 2-3 नेता हैं वो भी सब ऐसे ही चल रहे हैं। क्या ये दोनों पार्टियां इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है कि नए पीढ़ी के जो नेता हैं क्यों ना उनको दावेदार देके उनकी हम लोग दमखम देखें? और ये अच्छी बात है, ये स्ट्रेटेजी किसी भी पार्टी के लिए सही होती है। मुझे जहां तक लग रहा है कांग्रेस ने जो फ्री हैंड इस बार सचिन को दिया है,
अगर इसमें कोई दमखम वो दिखा पाते हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जो कमान है वो उनके हाथ में आ जाए। सही बात है। जो और मुझे लगा, मैं आपको बताऊं कि वो लोकसभा के साथ साथ ना अपना विधानसभा का भी प्रचार करते हुए नजर आया उनके भाषणों में। इसी चुनाव के साथ में वो विधानसभा देख रहे हैं, और विधानसभा देखने के बाद में आपने ग्रामीण स्तर पे जिस तरीके से उनकी भूमिका सामने निकल के आई है, इस बार वोट प्रतिशत 5 बजे के बाद अगर हम काउंट करेंगे तो ये कांग्रेस के अगर खाते में जो जा रहा है ना वोट, जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो उन्हीं के दम पे आएगा। अविनाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं, मुझे बताएं। यशवर्धन जी, आप सुन पा रहे हैं? यशवर्धन जी, क्या ये चुनाव इस बार ये तय कर देगा कि कांग्रेस का अगला नेता कौन है? सचिन पायलट की बड़ी चर्चा कही जा रही है कि वो अकेले एक पूरे प्रदेश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारे सभी प्रमुख नेता पूरे राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पायलट साहब, गहलोत साहब, डोटासरा जी, सभी लोग, यानी हर जिले में जहां भी बुलाया जा रहा है वहां जा रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पे। तो आप हमारे पास एक मजबूत लीडरशिप है और अभी काफी वक्त है अगले चुनावों में, तो स्थितियां स्पष्ट भी होंगी। और जैसा अभी हमारा जो सेंट्रल CWC जो तय करेगा उस हिसाब से लीडरशिप तय होगी। जी जी, अविनाश जी, आप यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या ये चुनाव, यदि कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो वो ये चुनाव ये भी तय करेगा कि कांग्रेस का अगला लीडर जो है राजस्थान में कौन होगा? जी बिल्कुल तय करेगा। अब ये एक नया फेज है कांग्रेस के पास कि वो अपनी लीडरशिप क्राइसिस को सॉल्व कर ले। अभी तक तो ये था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो वो नई लीडरशिप को पुश नहीं कर पा रहे थे, पर अब कांग्रेस के पास नए नेता है और उनको जो जितनी सक्सेसेस इलेक्शन में निकाल सकता है उसको उतने पॉइंट्स मिलेंगे कि वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर पाए। सचिन पायलट एक बड़ा नाम है जो पिछले एक दशक से करीब करीब अपनी पोजीशन को स्ट्रांग किए हुए हैं। अब गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी अपना एक अलग स्थान बनाना चाह रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि अगले 4 साल बाद जब एक लीडरशिप कॉन्टेस्ट आए तो उनकी भी पोजीशन दिखे। वो भी पूरे प्रदेश भर में प्रचार कर रहे हैं, जितना वो अपने आप को पुश कर पा रहे हैं और वो ये फेस करना चाह रहे हैं कि जाट लीडरशिप में सबसे बड़े वो हैं। तो अगला जो मुझे लगता है कि लीडरशिप बैटल कांग्रेस में देखा जाएगा पोस्ट अशोक गहलोत एरा में, वो सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा, इन दो के बीच में देखा जाएगा। कांग्रेस को अब इन दो के बीच में एक सामंजस्य बनाना है कि वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। बीजेपी की बात कर ले तो शैलेंद्र जी हैं हमारे साथ। शैलेंद्र जी, इस बार के चुनाव में जो है वसुंधरा राजे गायब थी, यहाँ तक कि पोस्टर से भी गायब थी, तो क्या बीजेपी ने तय कर लिया कि अब वो प्रेजेंट लीडरशिप जो है, जो मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, खासकर भजन लाल शर्मा और दिया कुमारी, उसके साथ ही वो चलेंगे? और देखिए, ऐसा नहीं है, माननीय वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, राष्ट्र में उनको उपाध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है और जहां भी आपने देखा होगा आवश्यकता पड़ी वो माननीय वसुंधरा जी गई हैं और वो चुनावी मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसकी वो अहम सदस्य रही हैं और उन्होंने उन्हीं के मार्गदर्शन में, उनके एडवाइसेस से जो आगे 2047 जो हम विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसमें उन्होंने इनपुट दिया है। तो आप देखिए, राजस्थान में जो 12 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें जनता उत्साह के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ना नेता बचा है, ना नियत है, ना नीति बची है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीब विकास की योजना है, जो विकास की धारा वही है, जिस तरह से बुनियादी ढांचे का भारत में विकास हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, डबल ट्रैक्स बन रहे हैं, ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, टनल्स का निर्माण हो रहा है और किस तरह से राष्ट्रवाद, एक नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। इसके साथ साथ भारतीय सभ्यता संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है और असंभव कार्य किए जा रहे हैं जो एक सुदृढ़ नेतृत्व को करने चाहिए, वही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। आपने जरूर आपने अच्छा से एक्सप्लेन किया, आप फिर से प्रचार करने लगे। अविनाश जी,
आप भी घूम रहे थे, हम भी घूम रहे थे, हम दोनों मिल नहीं पाए, हम दोनों ने एक दूसरे को क्रिस क्रॉस किया है। लेकिन बीजेपी के लिहाज से भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से कांग्रेस के लीडरशिप, राजस्थान की लीडरशिप सेटल होगी इस चुनाव के बाद, उसी तरह अब ये भी तय हो गया बीजेपी में कि वसुंधरा राजे के आगे अब बीजेपी ने देखना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस दिन भजनलाल जी के नाम का वो निकली और उनका नाम आया, उसी दिन ये तय हो गया था कि वसुंधरा राजे राजस्थान में फिलहाल, के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी तरह से ये इन्होंने गिना है, उसमें एक भी रोल ग्राउंड पे इलेक्शनरिंग का नहीं था और वसुंधरा राजे की कमी भाजपा को कहीं ना कहीं इस चुनाव में महसूस हो रही है। आप देखिए जिस तरह बागियों को मैनेज करने में टाइम लगा, हर जगह मुख्यमंत्री जा रहे थे, एक जगह तो बागी मैनेज भी नहीं हुए। अगर वसुंधरा राजे या कोई भी एस्टैब्लिश लीडर होता तो ये सारे इश्यूज फोन कॉल पे निपटाए जा सकते थे। भाजपा की जो करंट क्रॉप है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अभी नहीं, आने वाले 4 साल में, कि वो कांग्रेस के जो मजेवे नेता है इनको किस तरह फेस कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाजपा के पास सबसे पॉपुलर नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके आगे पूर्ण विराम लग जाता है। क्षेत्र में जो एक राजनीति होती थी, जो बड़े नेता होते थे, वो सब हाशिए पर डाल दिए गए। वसुंधरा राजे सिर्फ झालावाड़ में रही, उनके आगे कहीं नहीं आए। और उसके बाद आप देखिए राजेंद्र सिंह राठौड़ चूरू तक ही रह गए, डॉक्टर सतीश पूनिया उनको हरियाणा भेज दिया गया। प्रदेश में कोई ऐसा सुदृढ़ नेता नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कार्यकर्ता पहुंचे और एक डिसाइसिव आंसर लेके बाहर आ सके। अभी सब कुछ केंद्र भरोसे है और वहां से जो डायरेक्शन आता है उसी के इर्द गिर्द ये चल रहे हैं। कहने को बाकी सारी बातें हैं कि ग्राउंड पे इतने लोग हैं, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक अजीब सी वो बंदिश सी लगती है कि हम क्या सिर्फ यहाँ लेगवर्क करने के लिए रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से टिकट बांटे गए, जिस तरह से उनका एक से नहीं रहा, अब सब कुछ एक ही तरफ से सेंट्रलाइज हो गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को एस्टैब्लिश करना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा राजस्थान में। इसी से जुड़ा एक आखिरी का सवाल है जो मैं अपने सारे जो है पैनलिस्ट से पूछूंगा। वो सवाल है, क्या यदि बीजेपी राजस्थान में कुछ सीटें गंवाती है, यदि 5, 7, 8 कुछ भी नंबर आप जोड़ लीजिए, क्या उससे मौजूदा राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि राजस्थान में इस बारे में मुझे ढेर सारी थ्योरी समझाई लोगों ने, अलग अलग पत्रकारों ने, चाय दुकान पे, बाबा के ढाबा पे, कि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में भी खेल होने वाला है। सबसे पहले रमेश जी, नहीं क्यों नहीं असर पड़ेगा? जैसे राजस्थान के सीएम है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है। उनसे फीडबैक लिया गया एक प्रत्येक सीट से कि यहाँ से क्या स्थिति रहेगी, कैसी रहेगी, और जाति समीकरण के हिसाब से वहाँ पे ये वोट को बांटा, सीट को बांटा गया है। अगर उनके अपने ही बातों पे या अपने ही डिसीजन में उनको कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क पड़ता है, जाहिर सी बात है उनकी छवि पे असर पड़ेगा। और जहाँ तक इन 12 सीटों की बात है, तो मुझे ज़रूर लग रहा है कि इसमें कई ऐसी जो सीटें हैं, जैसे चूरू की हमने बात करी, वहाँ पे जो उनके लगातार 2019-99 से उनका एक सांसद वहाँ पे रह रहा है, इस बार उसको सीट ना देके, उनको टिकट ना देके आपने किसी और को दे दिया, फिर वो कांग्रेस में चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सीट फंसी हुई है। इसी तरीके से 3-4 और सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ तक मेरा अनुमान है, उनको नुकसान हो सकता है। कुछ लोग तो भरतपुर की सीट भी फंसी हुई मान रहे हैं। बिल्कुल, भरतपुर की सीट वहाँ पे फंसी हुई है। उसके बाद में करौली जो सीट है उस पर भी सबसे ज़्यादा इनके पसीने छूट रहे कि उसको सीट को कैसे बचाया जाए। तो 2-3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे इनको बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। चलिए नीरज, आप बताइए, यदि इस चुनाव में कुछ सीटें यदि भजनलाल शर्मा हारते हैं तो उनके भविष्य में भी क्या असर पड़ सकता है? देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा जो है बेहद सद करके काम कर रहे हैं और जो केंद्र की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप वो काम कर रहे हैं। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि वसुंधरा राजे जो है प्रचार में यहाँ अभी जगह नहीं देखी जा रही, अपने बेटे की सीट तक जो है सीमित रह गई, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री है 2 बार की। ऐसे में उनको आना चाहिए पूर्वी राजस्थान की इन सीटों पर। तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा था। धौलपुर में तो वसुंधरा राजे का एक पूर्व महल भी है, लेकिन
अब यही सवाल है कि भजनलाल शर्मा की परफॉर्मेंस को कैसे देखा जाएगा। भजनलाल शर्मा से हमारे संवाददाता ने कल एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू भी किया। उन्होंने कहा मोदी के सरकार के नाम पर काम पर वोट पड़ेंगे और हमारी सरकार के जो काम है, मंत्रियों के काम और हमारी सरकार की परफॉर्मेंस पे मोहर लगने वाली है। उनका कहना यह था 25 की 25 सीटें आने वाली हैं। तो मुख्यमंत्री तो अभी आश्वस्त है। हमको और आपको भूलना नहीं चाहिए, एक बाई इलेक्शन भी हुआ था सरकार बनने के बाद, वो हार गए थे वो। बाबा सबसे बड़ी बात यही है, उसके बाद में ही जो सवाल है वो सवाल खड़े हुए, बहुत सारे सवाल खड़े हुए और बीजेपी में पूरी ओवरऑलिंग की एक्सरसाइज चालू हुई और उसके लिए कई लोगों को पार्टी ने आंतरिक रूप से जिम्मेदार भी माना और उस पर कार्रवाई भी हुई, एक्शन भी हुआ। लेकिन भजनलाल को लेकर के चूंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बहुत सोच समझ कर रणनीति के तहत यहाँ पर बिठाया, इस कुर्सी पर बिठाया है और ऐसा कार्यकर्ता जो पिछली पंक्ति के अंदर बैठा हुआ था, यदि उसको आगे लाया गया, पूरी प्लानिंग के साथ में लाया गया। अब बात रही इन सीटों के कम होने पर, निश्चित रूप से अगर सभी सीटें जीत जाती है तब तो उनकी बल्ले बल्ले, वरना सवाल तो खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर कम से कम एनालिसिस जरूर होगा कि किस वजह से ऐसा हुआ और उसका ठीकरा किसके ऊपर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी अभी। लेकिन बाबा एक और चीज है, सचिन पायलट भी अगर हम देखें पूर्वी राजस्थान में जहां जहां उनके खेमे के नेता हैं बड़े स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। अगर करौली धौलपुर के अंदर बीजेपी जसवंत गुजर को बसपा से तोड़ करके ले गई है और प्रचार में लगा दिया है बीजेपी समर्थक के, तो सचिन पायलट तुरंत गुजर वोटों को देखते हुए वहां पहुंच गए। इसी तरीके से जयपुर की बात करें, प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन में वो उतरे। अगर ब्रजेंद्र ओला की बात करें, वो उनके खेमे के नेता हैं, उनके समर्थन में झुंझुनू चले गए। इसी तरीके से अलग अलग सीटों पर सचिन पायलट लगातार जा रहे हैं। दौसा में मुरारीलाल मीणा उनके बेहद खास थे, तो वहां पर भी हो गए। तो पायलट जो है ये भी एक कांग्रेस के लिए बड़ी रणनीति का काम कर रहे हैं। पायलट को समझ में आ गया कि ये चुनाव वो सीढ़ी है जिससे चढ़ के वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि भजनलाल के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं है। बिल्कुल उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनाव जरूर है, लेकिन सर वो संगठन के नेता रहे और उनका वो मास लीडर नहीं है, तो ये पार्टी को पता है पहले से। लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। इस चुनाव से ये तय नहीं हो सकता है कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे या उनको सीट से हटा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये लिटमस टेस्ट जरूर है, जैसे कि मैंने कहा भी कि ये एक प्रयोग किया जा रहा है कि नई पीढ़ी कितनी तैयार हो रही है। चलिए, दिया कुमारी क्या करेंगे ये भी सवाल है। अविनाश जी, अब आपके पास आता हूँ, क्या इसे जो राजस्थान के लोकसभा के चुनाव के परिणाम एक टिप्पणी होगी भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके कामकाज के ऊपर भी, या आपको लगता है कि नहीं अभी तो बहुत थोड़ा वक्त हुआ है, वो नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर परिणाम 24-1 भी रहेगा तो सवाल उठेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी पे अभी कोई डिसीजन आएगा, क्योंकि अगर बीजेपी एक क्लियर मैंडेट लेके आती है तो बैकफुट पे या अपने किसी डिसीजन को इतना क्विकली नहीं बदलते। वो और कोर्स करेक्शन करके इनको किस तरह एस्टैब्लिश किया जा सकता है उस पे काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह का परिणाम हो, अनटिल बहुत ड्रास्टिक परिणाम हो कि 5-6 सीटें हार गए तो कुछ फर्क पड़ेगा। 2-1 सीटों तक का मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के भी बैकरूम में यह है कि हाँ, हम इतनी सीट शायद हार सकते हैं। तो मुझे लगता है परिणाम कुछ भी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी फिलहाल सेफ रहेगी। एक बात तो तय हो गया अविनाश जी की, कुछ भी हो, मतलब आजकल जब चुनाव लोकसभा के इतने नीरस से लगते हैं दूर से देखने पे, यदि आप अंदर घुसते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। बहुत दिलचस्प चुनाव हो गया है राजस्थान का, खासकर इस फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का भी। कुछ पॉकेट्स में जरूर हो गया है और वो पॉकेट दिखाती है कि अगर लोकल कुछ ऑफर करने को नया है तो लोग उसके इर्द गिर्द जरूर आते हैं। चाहे वो हम बात कर ले बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात कर लीजिए, एक नया लड़का है राजकुमार रोत, उसने अपनी कोई बस क्रिएट करी, वहां है। बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी के आने से कॉन्टेस्ट है। इधर राहुल कसवा कुछ अलग ऑफर कर रहे हैं तो यहाँ है। तो आरएलपी वाले हनुमान बेनीवाल जीते या हारे पर बस जरूर क्रिएट कर देते हैं। तो लोकल लेवल पे जहां पे भी वो लोग अपने लिए एक बस क्रिएट कर पाए या एक ऑप्शन दे पाए, वहां जरूर रुझान आया है। और जहां ये दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंदी आमने सामने है, वहां चुनाव बेरंग सा दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में एक स्पार्क की जो बात हो रही है, यदि कैंडिडेट जो है यदि वो कुछ ऐसा कर देता है जिसके लोग जो है आकर्षित होते हैं, तो उस क्षेत्र का चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके पास आता हूँ, आप बहुत देर से बैठे हैं। ये हमारे समीर जी जो है पूरा चैनल का बाहर इन्हीं के कंधों पर देखिए और यहाँ बैठे रहते हैं। आप अभिषेक उधर बैठ जाइए। अब आप बताइए, आप तो पूरे चैनल
एक बात आप नहीं कह रहे, मैं देख रहा हूँ आपको जरूर सूझती ऐसी बातें। आपने सीकर की बात नहीं की। सीकर की बात सीकर की बात मैं ये बताऊं कि ये बेगूसराय वाला एकदम समझिए वैसी चीज है एकदम। क्या है? अगर बेगूसराय में आरजेडी तेजस्वी का साथ कन्हैया को मिल जाता इंटरेस्टिंग हो सकता था। यहाँ लेकिन कांग्रेस का साथ मिल गया अमरा राम को, तो ये इंटरेस्टिंग हो गया। ये सीकर की बात लोग राहुल कस्बा की बात कर रहे हैं, लोग रविंद्र भाटी की बात कर रहे हैं, लेकिन सीकर एक इंटरेस्टिंग है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है, आप ये देखेंगे कि भरतपुर में एक्शन का रिएक्शन का अंदाज लगाया जा सकता है। 5 लाख जाट, अभी जाट आरक्षण के आंदोलन में तेजी, हालांकि उनको समझाया बुझाया गया कि भजन लाल ने वादा कर दिया है कि हम जाट आरक्षण देंगे, लेकिन ये 5 लाख जाट में समझ लीजिए कि राहुल कस्बा का टिकट कटना वहाँ चूरू में और वहाँ का एक्शन का रिएक्शन भरतपुर में, तो जाट समाज क्या सकता, भले रिजर्व सीट है पर जाट एक बड़ी तादाद है। तो हमें ये एक इंटरेस्टिंग है, जाट और जाट का ये समीकरण क्या बनता है। विश्वेंद्र सिंह से मैंने इंटरव्यू मांगा था, उन्होंने बोला नहीं मैं बात नहीं करूंगा। मैं गया था भरतपुर, और संजना जाटव है ना, वो 25 साल कुछ महीने उसकी उम्र है। यदि वो जीत जाती है, उसका चुनाव प्रचार करने के लिए सचिन पायलट आए थे, वहीं पे मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उस लड़की का भी किया था। वो अपना कठुमर एक विधानसभा है, वहाँ से वो केवल 409 वोट से हारी है, तो उसको लेकर के एक सहानुभूति है। विश्वेंद्र सिंह ने उनको कहा कि ये मेरी बेटी है, तो उसको लगता है कि विश्वेंद्र सिंह के कहने के बाद वो उसको जाट वोट उनको मिलेगा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ भरतपुर इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वो वहाँ से वो आते हैं। तो भरतपुर में यदि जाट कांग्रेस को वोट करता है, बाकी जगह सचिन, ये बात मैंने याद भी इसलिए दिलाई कि मुख्यमंत्री की बात आपने अभी आपने सवाल उठाया, मुख्यमंत्री के उस पे कद पे क्या असर पड़ने वाला है, तो इसलिए मुझे वो याद आई बात है। और दूसरी बात है ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा की जीत कहलाएगी उनकी या बीजेपी का स्ट्रेंथ जो है ज्योति मिर्धा से एकदम सही आका जा सकता है, क्योंकि ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल हराते आ रहे थे, अभी बीजेपी के टिकट पे आई है। अब बीजेपी अपना स्ट्रेंथ देख लेगी ज्योति मिर्धा। अगर ज्योति मिर्धा जीत रही है तो उनकी अपनी कितनी ताकत है, भले उनकी लिगेसी है, लेकिन उनकी अपनी कितनी ताकत है कि बीजेपी की वजह से अगर जीता। लिगेसी अपनी जगह है, विधानसभा तो हार गई है। हाँ वही तो। और 2 कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले जो विधानसभा हार गए, जिनको लोकसभा टिकट दिया गया। एक अजमेर में भगीरथ चौधरी, वो उस जगह से हार गए, किशनगढ़ से, जहाँ उनका घर है, जहाँ मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था, उस सीट से हार गए। विकास चौधरी नाम के लड़के ने उनको हरा दिया है। दूसरा ज्योति मिर्धा है, अपना टिकट हार गई है। मैं इनसे 2009 में मिला था, जब ये जो यंगेस्ट सांसद सब जीते थे ना, उमर अब्दुल्ला, ज्योति मिर्धा, सचिन पायलट, ये सब उस वक्त जीत के आए थे, तो उस वक्त ये कांग्रेस के टिकट पे थे। अब ये विधानसभा भी आ रही है, फिर भी इनको लोकसभा दिया गया है, वो सीट भी काफी इंटरेस्टिंग हो गई। तो आप इस प्रोग्राम में इतना ही, मैंने कोशिश की अपने सभी सहयोग। आपने बताया नहीं कि कितना परसेंटेज हुआ है, अभी कुछ आया नया? टोटल वोटिंग कितना है? अभी तक हुई है 41.51%। श्रीनगर में सबसे ज्यादा हुई है 50 करीब, और करौली में सबसे कम हुई है 33%। चलिए